Greetings to everyone. In this video, we'll be discussing Indian national movement. Okay, getting to the topic. तो है क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट? बेसिकली जब ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा दबदबा बढ़ गया था इंडिया में, तब जो फेज़ स्टार्ट हुआ है फ्रीडम स्ट्रगल का, उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है 1885 से 1900 का, उसके बाद 1906 से 1916 का, फिर 1917 से 1947 का। जो 1885 से लेके 1905 तक का है, उसे हम लोग फेज ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म बोलते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो आईएनसी था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। फर्स्ट फेज में मॉडरेट्स का दबदबा था, नेक्स्ट फेज में एक्सट्रीमिस्ट्स का दबदबा था, और उसके बाद गांधी जी आ गए थे 1915 में इंडिया में, फिर गांधीयन एरा चला था। ओके, बात करें हम लोग 1885 टू 1905 की। अगर उन फैक्टर्स की बात करें जिन वजह से नेशनलिज्म इंडिया में बढ़ा, तो फर्स्ट पहला हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल यूनिटी। हिंदू मुस्लिम्स उस वक्त बहुत ज़्यादा यूनाइट थे। ओके, तो फूट पड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कम्युनिकेशन था वो अच्छा खासा डेवलप्ड था। रेलवेज़ थे, रेलवेज़ की लाइंस तो बिछाई जा रही थी, तभी तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला और इंडस वैली पूरी सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा हमें जानने को मिला। ओके, ये तभी हुआ था जब रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, प्लस टेलीग्राफ था उस टाइम पे, पोस्टल सर्विसेज काफ़ी एक्टिव थी, रोड्स एंड कैनाल्स भी बनाए गए थे। ओके, सो दीज वर द फैक्टर्स। और अगर हम लोग फैक्टर नंबर 3 की बात करें, फैक्टर नंबर अगर 3 की बात करें तो दिस इज़ प्रेस का रोल यहाँ पे बहुत अच्छा था। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स थे। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज दिस इज़ अगेन a different tangent. Okay, this is again a different tangent on which a different video is required. Okay, so इसके लिए मैं आपको एक दूसरी वीडियो दूंगी। नेक्स्ट इज़ एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक सोर्सेज हों, चाहे वो हमारे पीजेंट्स हों और ट्रेडर्स हों, उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इंडियन ट्रेड र्यून हो रही थी और नेटिव इंडस्ट्रीज़ भी र्यून हो रही थी। ओके, सो व्हाट हैपेंड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है काले गोरे में फ़र्क होना। ऐसी चीज़ कभी एग्जिस्ट करती नहीं है, तो इसके ऊपर लोग ना ही ध्यान दे तो बेहतर ही है। ओके, सो व्हाट हैपन्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिट्टन। अभी हम लोग जब सारे गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे गवर्नर्स का रूल पढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे लिट्टन जो थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ा था। और जो रिपन थे वो बहुत अच्छे थे, उनका रूल बहुत अच्छा था, और उसकी के बिल्कुल ऑपोजिट थे लिट्टन। और लिट्टन के रूल के बारे में हम लोग जानेंगे उसमें क्या था। ओके, दिल्ली का जो दरबार था वो सेटअप किया गया था कब, फेमाइन के टाइम में। जब बंगाल फेमाइन आया था तभी दिल्ली का दरबार सेटअप किया गया था, और बहुत लाविशली पैसे उड़ाए गए थे। इंडियंस के ऊपर जो पैसे खर्च करने चाहिए वही पैसे ब्रिटिश के राजा के ऊपर और ब्रिटिश दरबार को सजाने के लिए उड़ाया जा रहा था। ओके, सो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स जितने आए थे सबके सब खराब थे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उनमें से एक तबका ऐसा था जो कि एजुकेशन पे खर्च करता था, जो चाहता था कि हम लोग मॉडर्नाइज्ड हो, मॉडर्नाइज्ड इन द पॉजिटिव वे, कि हम लोग साइंस एंड टेक के बारे में जानें, हम लोग आगे बढ़ें, एजुकेशन में आगे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग के लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, इनोवेशन के रास्ते, डिजिटाइजेशन के रास्ते। ठीक है, तो सारे ब्रिटिशर्स ख़राब नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो ख़राब थे, और मैक्सिमम कहा जाता है कि वो ख़राब थे। ओके, ख़राब इन द सेंस कि हमारे लिए ख़राब थे, उनके लिए तो वो अच्छे ही थे। ओके, तो लिट्टन के टाइम में ही वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ था। वर्नाकुलर एक्ट का मतलब कि आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ छाप नहीं सकते, अगर आप छापेंगे तो आपको अंदर कर दिया जाएगा। ओके, तब इंडियन प्रेस वर्नाकुलर एक्ट कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्या था, आर्म्स एक्ट था। आर्म्स एक्ट भी
अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि हम लोग आर्म्स नहीं रख सकते थे अपने लिए, और अगर किसी के पास भी मिल जाए तो उसे जो है गिरफ्तार कर लिया जाता था। छोटी छोटी चीज़ों में गिरफ्तारी हो जाती थी। नेक्स्ट क्या था, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये किसके टाइम में आया था? ये रिपन के टाइम में आया था, रिपन के टाइम में आया था, जिनकी बात अभी मैंने बताई। तो ये किस लिए आया था? बेसिकली ये रेशियल इनक्वालिटी हटाने के लिए आया था इंडियन और यूरोपियन के बीच में। फाइन। अब इसमें क्या था कि जो बोला जाता था कि जो यूरोपियन को जो जज करेंगे वो यूरोपियन ही जज करेंगे, इंडियन नहीं जज कर सकते हैं उनको। तो ये बिल उनको मतलब हटाने के लिए आया था रिपन के टाइम में। बट हुआ क्या, अल्टीमेटली ये बिल हटा दिया गया, मतलब कि इसका विरोध किया गया कि यूरोपियन का अगर कोई ट्रायल होगा तो उसे यूरोपियन जज ही देखेगा, इंडियन जज नहीं देख सकते हैं। ओके, सो इसके वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी। और 1885 के 1805 से 1905 के फेज़ में इन सब फैक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन्स कि अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस जो थी, जिनके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल भी दूंगी, तो आप देखिएगा वहाँ पर कि कितनी सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनी थी। अभी मान लीजिए कि आपके स्कूल या कॉलेज में ही कोई बड़ी अथॉरिटी कुछ गलत कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप स्टूडेंट के फॉर्मेशंस बनाएंगे और आप उनके अगेंस्ट बोलेंगे दैट दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, सो व्हाट हैपन्स कि यहाँ पर भी एसोसिएशन बनाया गया, और एसोसिएशन जो बने बहुत सारे बने। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1951 में बना, ये बंगाल में बना था। फिर उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन बना। बॉम्बे एसोसिएशन ये 1852 में बनाया था, 1852 में दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1856 में बना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1856 में बना, लंदन में बना था ये। ओके, इट वाज सेटअप इन लंदन। उसके बाद बनता है हमारा मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इट वाज मेड इन 1852। ओके, 1852 में बनता है। फिर पूना सार्वजनिक सभा के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ, पूना सार्वजनिक सभा बनी। ओके, पूना सार्वजनिक सभा बनती है। उसके बाद बनता है हमारा मद्रास महाजन सभा। ओके, मद्रास महाजन सभा, इट वाज फॉर्म्ड इन 1884। ओके, और 1885 में तो हम सभी जानते हैं कि क्या बना था, आईएनसी बना था। और आईएनसी का पहला जो सेशन था वो कहाँ हुआ था? इट वाज हेल्ड इन बॉम्बे, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी थे। इट हैड 72 डेलीगेट्स। और ये क्या था? ऑल इंडिया सेक्युलर मूवमेंट था। ऑल इंडिया सेक्युलर मूवमेंट का मतलब क्या है? इसके पहले जो जितने भी मूवमेंट्स बने थे वो क्या होते थे? रिलीजियस होते थे, मतलब कि रिलीजियस कन्फाइंड होते थे या कोई ना कोई इनकी बाउंड्री होती थी। बट ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मूवमेंट हमारा बना, ये कैसा था? इट वाज सेक्युलर इन नेचर। इट वाज सेक्युलर इन नेचर। ओके, अब सेकेंड सेशन हमारा कहाँ बना? सेकेंड सेशन वॉज इन 1886 इन कैलकाटा। ओके, थर्ड सेशन वॉज इन 1887 इन मद्रास। सो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, सेकेंड सेशन वॉज इन कैलकाटा एंड थर्ड सेशन वॉज इन मद्रास। ओके, सो व्हाट हैपन्स, अब जब हम लोग 1906 से 1916 के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको नाम बता दूं। 1885 में और 1905 से लेके कौन कौन थे हमारे लीडिंग फिगर्स। तो कौन कौन थे? A.O. ह्यूम, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको इंडियन बुरके भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने इंडियन एसोसिएशन फाउंड की थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन्होंने 1883 में फाउंड की थी और इन दोनों को क्या कर दिया था? मर्ज कर दिया था आईएनसी में 1886 में। फाइन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रिमेंबर हिज नेम। दादा भाई नौरोजी, इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, ये पहले इंडियन थे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में नॉमिनेट किए गए थे बिकॉज वो इतने ज़्यादा काबिल थे। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने क्या बनाया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के मास्टर थे, पॉलिटिकल मास्टर। ओके, पॉलिटिकल गुरु जिसको कहते हैं। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नेक्स्ट
इस बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में भी मैंने बताया था कि ये आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। फाइन। नेक्स्ट व्हाट हैपन, जस्टिस रनाडे। जस्टिस रनाडे ने क्या बनाया था? जस्टिस रनाडे ने बनाया था प्रार्थना समाज। अभी जब हम लोग एसोसिएशंस के बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो उसमें वील स्टडी अबाउट प्रार्थना समाज। देन व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज जी सुब्रमण्यम अय्यर। जी सुब्रमण्यम अय्यर अब कौन है? ये मद्रास महाजन सभा के फाउंडर हैं और इन्हीं को द हिंदू, जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द हिंदू, उसके फाउंडर हैं ये जी सुब्रमण्यम अय्यर। ओके, और इन्होंने एक और चीज़ फाउंड किया था जिसका नाम था स्वदेश मित्रन। ओके, ही ऑल्सो फाउंडेड स्वदेश मित्रन। डन। अब 1886 में क्या होता है? 1886 में डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन हैं, 1886 में वो क्या करते हैं? गार्डन पार्टी बुलाते हैं और गार्डन पार्टी में मेंबर्स ऑफ आईएनसी को बुलाया जाता है कैलकाटा में। व्हाट हैपन्स हियर कि आईएनसी बहुत ढेर सारी डिमांड रखती है जिसमें से सिर्फ एक डिमांड उनको मिलती है, और क्या मिलती है कि एक्सपैंड कर दिया जाता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक्सपैंड कर दिया जाता है। किससे एक्सपैंड किया जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड कर दिया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ़ मेंबर्स अब उसमें ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम लोग मॉडरेट्स के अचीवमेंट्स की बात करें कि मॉडरेट्स ने क्या अचीव किया था, ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला पॉइंट होगा कि वाइड नेशनल अवेकनिंग हो गई थी, मतलब कि पूरे इंडिया और उसके सब कॉन्टिनेंट में लोग क्या हो गए थे? अवेकन हो गए थे, जागरूक हो गए थे। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन्स कि आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी फैला था, सिविल लिबर्टीज़ के बारे में हमने जाना था, और रिप्रेजेंटेटिव के बारे में कि जो भी इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे, एसोसिएशंस बन रही थी, उससे अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव खुल के सामने आ रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था कि सोच का फैलाव हो रहा था। एक्सप्लेन, वो जो दादा भाई नारो जी की एक बुक है, एक थ्योरी है उनकी, क्या है? पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट बताया है? इसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया है। अब ड्रेन थ्योरी मतलब क्या है कि इंडिया का जो वेल्थ है, इंडिया की जो वेल्थ है, जो पैसा सोना चांदी जो भी है, वो कैसे पूरा का पूरा ड्रेन किया जा रहा था इंग्लैंड में, कैसे ये हो रहा था। तो इसी में ये इन्होंने ड्रेन थ्योरी के बारे में बताया है अपनी बुक में, जिसका नाम है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दिस वॉज रिटन बाय दादा भाई नारोजी। ओके, और ये क्या थे? ये एक कमीशन, वैली कमीशन के ये हेड थे, और वैली कमीशन को बनाया किसने था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। एक्चुअली जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा से इज्जत करती थी, ठीक है। अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी आपसे अच्छे से बात करती थी, और यही चीज़ मॉडरेट्स चाहते थे कि अगर हम लोग नॉन वायलेंस अपनाएंगे तो ब्रिटिश भी हमारे साथ नॉन वायलेंस ही अपनाएंगे, उनको ऐसा लगता था। बट मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि नहीं, हमें अहिंसा नहीं करनी है, हमें हिंसा करके लेना है। तो उसके बाद क्या होता था कि हैंग कर दिया जाता था उनको, अभी जैसे हम लोग पढ़ ही रहे हैं अपने सीरीज़ में, तो वहाँ हमको दिख रहा है। अब नेक्स्ट फेज़ हम बात करें, इस एरा को क्या कहते हैं? 1906 से 1916 को बोलते हैं एरा ऑफ एक्सट्रीमिज़म। क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिज़म का एरा, यानी एक्सट्रीमिस्ट का टाइम इसको बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि कौन है इसमें। लाल बाल पाल, जिनको हमें भूलना नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट के लीडर अगर कहा जाए तो ये ज़्यादा सही है, और औरबिंदो घोष भी थे इसमें, ठीक है, औरबिंदो घोष भी थे। नेक्स्ट, अब है क्या यहाँ पर, क्यों ये एक्सट्रीमिज़म इतना बढ़ गया? ऐसा क्यों हुआ कि लोग इतने ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम हो गए, क्यों? अब फेलियर, सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो मॉडरेट्स थे इन्होंने सिर्फ क्या हासिल कर पाए? इंडियन काउंसिल एक्ट ही हासिल कर पाए, जिसमें इन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड कर पाए, बस यही कर पाए मॉडरेट्स। तो उनके हिसाब से ये उनका फेलियर था कि सिर्फ एक ही चीज़ वो निकलवा पाए ब्रिटिशर्स से। एक्सट्रीमिस्ट के हिसाब से मॉडरेट्स का ये फेलियर रहा। फ़मीन जो आया था, जो बंगाल फ़मीन आया था 1896 से लेके 1907 के बीच में, जो बंगाल फ़मीन आया था उसमें भी, और प्लेग जो आया था उसमें उसने भी वो भी एक फैक्टर रहा एक्सट्रीमिज़म को राइज़ कराने के लिए। डन। अब इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हो गई थी इस वजह से? वर्स हो गई थी, वर्स कहें या तो फिर अगर हम लोग वर्स्ट कह दें तो ये ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। डन। नाउ व्हाट हैपेंड कि
रेसिज्म जो था साउथ अफ्रीका में वो इंडियंस फेस कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ से भी वो लोग देख कर आए थे कि कैसे हो रहा है एंड दिस शुड नॉट बी हैपन, ठीक है। तो नेक्स्ट वॉज रशियन जापानीज़ वॉर। अब रशियन जापानीज़ वॉर की जो जब खबरें इंडिया में आई तो इससे इंडियंस क्या हो गए, मोटिवेटेड हो गए कि जैसे जो है रशिया और जापान में जब वॉर हुआ और उसमें जो है छोटी पावर ने बड़ी पावर को किस तरह से हरा दिया, तो इंडियंस ऑल्सो गॉट मोटिवेटेड कि हम भी रिवोल्ट कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो गेट इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंगली। फाइन, नेक्स्ट क्या है, अब जब हम लोग इमीडिएट कॉज के बारे में अगर बात करेंगे तो इमीडिएट कॉज क्या है, कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट। कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट, इसका मतलब क्या है कि अब इंडियन के कंट्रोल को रिड्यूस कर दिया गया। कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899 में आया था और इसमें क्या हुआ कि इंडियंस का जो कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन पे उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया, यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया जो कि 1904 में आया था। फाइन, इसमें क्या बताया था इन्होंने कि जो ऑटोनमी है यूनिवर्सिटीज़ की वो क्या कर दी जाएंगी, वो कम कर दी जाएंगी और ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ कब किसके अंडर आ जाएंगी, गवर्नमेंट के अंदर आ जाएंगी। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनमी मिली थी, उनकी जो मर्ज़ी चलती थी अपने कोर्सेज चलाने में और अपने करिकुलम चलाने में, अब वो यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं है, अब वो गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी। फाइन, अब नेक्स्ट क्या है, सेडिशन एक्ट, जो कि अभी भी है सेडिशन एक्ट। ये ब्रिटिशर्स लाए थे ये सेडिशन एक्ट और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इस एक्ट को रिमूव कर दिया है, बट इन इंडिया इट स्टिल प्रिवेल्स और इसीलिए इसके बाद ये हमेशा न्यूज़ में रहता है सेडिशन एक्ट, ठीक है। एन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ओके। अब इसमें क्या होता है कि इससे लोगों की फ्रीडम को नुकसान पहुंचता है और अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो सेडिशन एक्ट है ये फ्रीडम के ऊपर, लोगों की फ्रीडम के ऊपर ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, ओके। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर पर्सपेक्टिव। डन, व्हाट हैपन्स नाउ, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में बंगाल का पार्टीशन हो गया था, तो ये भी एक क्या रहा है, इमीडिएट कॉज रहा है। अगर हम लोग मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें कि एक्सट्रीमिस्ट चाहते क्या थे, तो वो क्या चाहते थे, वो स्वराज पाना चाहते थे। स्वराज मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहते, सेल्फ डिपेंडेंस चाहते थे या तो फिर सेल्फ इंडिपेंडेंस, कंप्लीट चाहते थे, कंप्लीट स्वराज चाहते थे। सिर्फ सेल्फ गवर्नमेंट से उनका काम नहीं चलने वाला था, उनको चाहिए था कि हमको कंप्लीट स्वराज मिले, ठीक है, हम अपने मर्जी के मालिक हों, ओके डन। अब क्या था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने क्या एक मूवमेंट फाउंड किया था, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इंडिया में फाउंड किया था और इनको फिर लोकमान्य की उपाधि दे दी गई थी। इन्होंने ब्रिटिशर्स को अपनी वीकलीज से, यानी कि वीकली जो इनकी मैगज़ीन होती थी उससे इनको ब्रिटिशर्स पे अटैक किया था, यानी लिख के अटैक किया था। और इनकी दो मैगज़ीन थी, एक का नाम था महारट्टा और दूसरे का नाम था केसरी, इनकी दो मैगज़ीन थी और इन्होंने ही होम रूल लीग चलाया था 1916 में, पूना में चलाया था होम रूल लीग। डन, और इन्होंने ही कहा था कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय को लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है और इन्होंने क्या किया था, इंडियन होम रूल लीग कहाँ चलाया था, इन्होंने यूएस में चलाया था 1916 में। लाला लाजपत राय ने यूएस में चलाया था और बाल गंगाधर तिलक ने इंडिया में चलाया था 1916 में। डन, नाउ व्हाट हैपेंस, बिपिन चंद्रपाल क्या थे, ये मॉडरेट टर्न्ड एक्सट्रीमिस्ट थे। ये पहले मॉडरेट थे बट इन्हें लगा कि मॉडरेट से काम नहीं चलेगा, इसलिए आई हैव टू बिकम एन एक्सट्रीमिस्ट, मैं एक्सट्रीमिज्म में चला जाता हूँ। उसके अलावा क्या क्या कॉजेज़ थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल तो मैं बता ही चुकी हूँ कि ये कॉजेज़ था। सूरत स्प्लिट कॉज था, मुस्लिम लीग कॉज था, लखनऊ पैक्ट, होम रूल लीग मूवमेंट, ओके। फिर उसके बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स था। रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में अब क्या क्या आता है, अनुशीलन समिति जुगांतर, ये बंगाल में सेटअप हुआ। अभिनव भारत, ये सावरकर ब्रदर्स ने लाए थे ये महाराष्ट्र में। अभिनव भारत, सावरकर के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। मद्रास में भारत मठ एसोसिएशन हुआ था, इसे नीलकंठ ब्रह्मचारी ने स्टार्ट किया था।
पंजाब में अजीत सिंह ने सेटअप किया था सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी किसने सेटअप किया था? अजीत सिंह ने सेटअप किया था पंजाब में। फाइन। अब नेक्स्ट क्या है? मदन लाल धिंगरा ने और सावरकर ने दोनों ने मिलकर वीवीएस अय्यर, टीएसएस राजन, इन लोगों ने मिलके एक यहाँ पर एक गैदरिंग सेटअप की थी लंदन में। फिर यूएस में गदर पार्टी सेटअप हुई थी, जो मैं बता चुकी हूँ अपनी सीरीज़ में जो चल रही है। और ये किसने सेटअप की थी? लाला हरदयाल ने सेटअप की थी। डन। नाउ लास्ट इज़ कि अब यहाँ से 1917 से लेके 1947 तक। फाइन। तो इसमें क्या क्या चीज़ हुआ? गांधीयन एरा हुआ, यानी कि जो इंडिपेंडेंस था इसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल हमें यहाँ पर देखने को मिला। सबसे पहले क्या होता है? चंपारण होता है 1917 में। ठीक है। फिर एक और सत्याग्रह होता है गुजरात में, जिसको खेड़ा के नाम से जाना जाता है। ये होता है 1918 में। फिर उसके बाद क्या होता है कि फास्ट अनटू डेथ किस में होता है? अहमदाबाद मिल वर्कर्स के द्वारा 1918 में। देन रॉलेट एक्ट आता है, अंधा कानून, ब्लैक एक्ट जिसे कहते हैं। रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। फाइन। नाउ अब इसमें तो बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, तो मैं किसी चीज़ को स्किप भी नहीं कर सकती हूँ ना। जालियन वाला बाग आता है, जालियन वाला बाग मैसाक्रे, ये भी 1919 में आएगा। खिलाफत मूवमेंट आता है 1920 में। ओके। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम आता है 20 से लेके 22 के बीच में। देन स्वराज पार्टी बनती है। स्वराज पार्टी क्यों बनती है, कौन बनाता है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। ओके। और अगर नहीं आपको याद है तो मैं बता दूं, गया सेशन में ये बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने अब्रप्टली जो है एनसीएम जो है हमारा उसको रिवोक कर दिया था। ओके। और रिवोक करने के बाद जो मोतीलाल नेहरू थे और चित्रंगन दास थे, इन्होंने क्या किया था? अपनी सेपरेट पार्टी बना ली थी, जिसको स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन 1927 में आया। ओके। देन व्हाट हैपेंड? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आती है? 1928 में आती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, जैसे कि डोमिनियन स्टेट हो, ऑटोनॉमी मिले प्रोविंसेस को, क्लियर कट डिवीजन हो, सेंटर और स्टेट की जो सेंटर और जो स्टेट यानी कि सेंटर और जो क्या नाम है उसका, प्रोविंसेस के बीच में उनकी पावर्स का क्लियर कट हो कि उनकी पावर्स क्या क्या होनी है। ओके। देन व्हाट हैपेंस? बाई कैमरल लेजिस्लेटर हो, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा हो। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का यही मतलब होता है कि राज्यसभा एंड लोकसभा स्टैब्लिश हो। फाइन। फिर उसके बाद इसी टाइम 14 पॉइंट्स आता है एम ए जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना का। डांडी मार्च होता है। डांडी मार्च के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं 1930 में, 1931 में एंड 1932 में। ओके। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में होता है? यू शुड रिमेंबर, पूना पैक्ट होता है गांधी जी के बीच में और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। बेसिकली गांधी जी यहाँ पर इस टाइम पे यरवड़ा जेल में थे, तो गांधी जी की जगह इनसे कौन करने गया था, इनका साइन कौन लेने गया था? मदन मोहन मालवीय साइन लेने गए थे, बट एक्चुअल में साइन किसका था? गांधी जी का था और भीमराव अम्बेडकर था। ये पैक्ट जो है पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? गांधी जी के बीच में और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था ये पैक्ट। डन। व्हाट हैपन्स? ऑगस्ट ऑफर आता है। ऑगस्ट ऑफर आता है कब आता है? 8 अगस्त 1940 में 40 को आता है ऑगस्ट ऑफर। फाइन। ये कब हुआ था? ये जो है वर्ल्ड वॉर के बाद होता है। इसको मैं डिटेल में अपनी सीरीज़ वाली वीडियोस में बताऊंगी, बिकॉज आई डोंट हैव इनफ टाइम नाउ। क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में आता है। क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट केम इन 1942 टू 1944। ये क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, जिसको अगस्त रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके। डू और डाई की सिचुएशन। अब इंडियन नेशनल आर्मी ये कौन सेटअप करता है? ये सुभाष चंद्र बोस सेटअप करते हैं। ओके। और दिल्ली चलो का नारा लगाया जाता है, स्लोगन जय हिंद का नारा लगाया जाता है, और कई ब्रिगेड्स बनते हैं, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ओके। उसके बाद आता है हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। डन। और उसके बाद जो है इंटरिम गवर्नमेंट फाउंड होती है। इंटरिम गवर्नमेंट जहाँ से हमारी पॉलिटी स्टार्ट होती है। फाइन। इंटरिम गवर्नमेंट फाउंड होती है कब? JL नेहरू की लीडरशिप में 2 सितंबर
1946 को इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। ओके, माउंट बेटन प्लान, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में मैच द कॉलम में पूछा जाता है कि माउंट बेटन प्लान कब आया था। माउंट बेटन प्लान 3 जून 1947 में आता है, माउंट बेटन प्लान। ओके, नेक्स्ट व्हाट हैपन्स, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, और इसमें बता दिया जाता है कि पंजाब की और बंगाल की लाइन क्या है, यानी कि जो ऐसे पहले हमारा वो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इसकी लाइंस बता दी जाती हैं। और कैसे बताई जाती हैं, रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन, रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन जो है सेटअप की जाती है डिवाइड करने के लिए कि किसको कितना पार्ट मिलेगा। डन। देन व्हाट हैपन्स कि अब आप याद रखिएगा कि माउंट बेटन कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ओके, और ये लास्ट ब्रिटिशर थे। ओके, और जो पहला अगर गवर्नर जनरल इंडियन का बोला जाएगा तो ही वॉज सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी। फाइन। इन नेक्स्ट वीडियो वील बी डिस्कसिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स, के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड देन सीरीज़ के साथ तो मैं कंटिन्यू हूँ, उसमें मैं और डिटेल से डिस्कस करूँगी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी सो दैट जो बच्चे अभी प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं, दोज हु हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग एंड दोज हु हैव प्रिपेयर्ड एंड उनको रिविजन चाहिए है, तो दे कैन गो थ्रू दिस वीडियो। वो हाइलाइट्स उनके दिमाग में वापस से आ सकती हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडियन नेशनल मूवमेंट। Thank you, and if you like my video then give me a thumbs up and subscribe to my channel. Have a nice day.